हाँ, तो अपने एसएसटी में इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके थे अपन, ये सेकंड चैप्टर है। जस्ट थोड़ी देर में आपको थर्ड चैप्टर भी आने वाला है। ज़बरदस्त क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। छोटा सा कैप्सूल है, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां तक है पेपर इसमें से आपके आ जाना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैंने इसकी में आपके आंसर भी लगा दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन मतलब कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो आती है, मतलब द इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर, तो उसमें आपके कृषि भी आती है, डेयरी भी आता है, मत्स्य एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशिंग, सारे के सारे जिसमें आ जाते हैं, ऑल ऑफ द एबव। सेकंड, निम्न में से कौन सी क्रिया अर्थात कार्य, कौन से क्रिया बोल दो कार्य बोल दो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, मतलब टर्शरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, बिलोंग टू द टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर जो आपके आते हैं वो बेसिकली आता है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र में आती है भाई एग्रीकल्चर, कृषि करना, ये आपके इसमें आ जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तृतीय क्षेत्र के सॉरी नहीं आते हैं, बैंकिंग तो आती है, नहीं पूछा है, नहीं, ध्यान रखना, नहीं, तभी मैं सोचूंगी एग्रीकल्चर कैसे आ रहा है। कृषि नहीं आती है क्योंकि बैंक में टर्शियरी सेक्टर का मतलब है सर्विस सेक्टर, नौकरी करने वाले। तो बैंक जो है, बैंक में कर्मचारी काम करेंगे, संचार कम्युनिकेशन में भी काम करेंगे, परिवहन में भी, लेकिन कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है वो टर्शियरी सेक्टर में नहीं आता, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, उद्योगों के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, उद्योगों को सेकेंडरी में किया जाता है, तो ध्यान रखें इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। फिर विकसित देश है, जो विकसित देश का मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, उनकी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, जीडीपी ऑफ डेवलप्ड कंट्री विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट, तो वो तृतीय सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जो है वो बेसिकली टर्शरी सेक्टर जो है उसमें जीडीपी में सर्वाधिक योगदान हमारे देश को जाता है, तो टर्शरी सेक्टर से जाता है, सर्विस सेक्टर से ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ रूरल फैमिलीज इन इंडिया फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की अगर बात करें तो लगभग 80%, 80% जो किसान है वो स्मॉल यानी छोटे या फिर मार्जिनल के उसमें आते हैं, ये भी ध्यान रखें। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा व्यवसाय, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बैंकिंग टर्सरी में चला जाएगा, सेकेंडरी में ये भी टर्सरी में, लेकिन उद्योग जो है, इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी के अंदर आते हैं, द्वितीय गतिविधियां हैं द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगला, ये अपना फुल फॉर्म तो आप समझ गए, जो नरेगा है, नरेगा जो है वो अधिनियम कब बनाया गया, ठीक है ना। वैसे इसकी आप देख सकते हो, 2005 में अपन को नरेगा एक्ट या कानून बनाया गया 2005 के अंदर, जिसमें 100 दिन का रोजगार देना शुरू हुआ था, फिर 125 दिन भी अभी गहलोत सरकार के टाइम पर। तो हालांकि अब अलग अलग स्टेट में अलग सरकारें होती है, उस अकॉर्डिंग वो तय करती है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। जो ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम है, ये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है ये। फिर है आर्थिक कार्यों के प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, यानी प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड, वो कहलाते हैं कृषि एवं सहायक क्षेत्र को जो है अपन कहते हैं एग्रीकल्चरल लाइट सेक्टर को हम कहते हैं कि वो आर्थिक क्षेत्रों के प्राथमिक कार्य हैं। प्राथमिक कार्य तो है प्राइमरी सेक्टर में तो आते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में भी आते हैं। अगला, आर्थिक कार्यों का द्वितीय क्षेत्र क्रमशः विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। कि द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज रेस्पेक्टिवली, हियर इज इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। और तीसरा, मतलब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि जो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो टर्शरी सेक्टर में नहीं आती है, तो वो है भवन निर्माण। भवन निर्माण करना टर्शरी सेक्टर में नहीं आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना ये टर्शरी सेक्टर में नहीं आता है। ध्यान रखना, ये आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं, माइंड से जो काम करते हैं, ये अपन आगे लेंगे, तो ध्यान रखें भवन निर्माण करना इसमें नहीं आता। परिवहन, भंडारण मतलब स्टोरेज, बैंकों की सेवाएं, वो सब तो आती है, लेकिन भवन निर्माण करना इसमें नहीं आता। जो आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है वे संबंधित है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच डू नॉट प्रोड्यूस गुड देमसेल्फ आर रिलेटेड, जो नहीं करती है वो सेवा क्षेत्र से, ठीक है ना भाई। सर्विस सेक्टर ऐसा होता है जो खुद से मतलब स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, इसके लिए जैसे, क्योंकि सेवा क्षेत्र होता कौन सा है, जो लोग नौकरी करते हैं, और जो नौकरी करेंगे वो खुद से कुछ नहीं, स्वतः ऑटोमेटिक नहीं होता, करना पड़ता है। जॉब सर्विस सेक्टर जो होता है, जॉब करने वाले बंदे होते हैं, उसमें स्वतः काम नहीं होता है, वो कुछ हमें उसमें, जैसे कोई बैंक में काम करता है तो बैंक का होना जरूरी है, वो वहां पर जाके एम्प्लॉय काम करेंगे,
तो ध्यान रखना, स्वतः उत्पादन नहीं करती है, वो एक्टिविटी सारी सेवा क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी लिए मैंने आपके लिए सिलेक्टेड है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और भारत में लगभग 60% जनसंख्या वो 5 से 29 वर्ष आयु की है। इंडिया 60% पॉपुलेशन आर एज ऑफ ग्रुप 55 to 29 ईयर्स। ठीक है ना, और किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी कहलाता है। ध्यान रखना, जीडीपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जीडीपी। ठीक है ना, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष का मतलब है जो एक लेखा वर्ष होता है, यानी कि अप्रैल से लेके वापस 30 मार्च तक, वो द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। फिर है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये तो हम अभी पढ़ लिया अपने। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, अभी जो पीछे लिया था अपने। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड हेल्प वाला जो होता है वो, ठीक है ना, हैंड की हेल्प करने वाला। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में है, बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है छिपी बेरोजगारी है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये कुछ सीजनल मौसमी बेरोजगारी भी होती है। लाइक किसान है, कृषि करते हैं, तो फसल अच्छी हुई नहीं हुई, या फिर छोटा खेत है उसमें काम करने वाले 5 है, जबकि उसमें काम करने वाला एक ही बंदा हो सकता था, लेकिन मजबूरी बस, मतलब छुपी बेरोजगारी दिखती नहीं है वो। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षक और सहायता अनिवार्य है। फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोडेंस एंड असिस्टेंस टू द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज एसेंशियल। ठीक है ना, मतलब असंगठित जो होते हैं, अनऑर्गेनाइज जो, हालांकि आगे बात भी करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ छोटे क्वेश्चन लिए मैंने। प्राथमिक क्षेत्र की कोई 2 गतिविधियां बता दो आपसे अगर पूछे, यानी गिव टू एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी कोई पूछ सकता है, तो कृषि कार्य करना, कृषि इसमें आ जाता है, और मछली पकड़ना है ना, एग्रीकल्चर वर्क आ जाएगा, और फिशिंग आ जाएगी। बात आती है प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे हैं, तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, भाई जो भी हमें नेचर से मिला है, व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो उसको हम क्या कहते हैं कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, वेरी इजी। फिर है तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तो तृतीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। भाई जैसे कोई आदमी है, अगर बैंक में काम करता है तो बैंक ऑटोमेटिक काम नहीं करती है, एक बंदा होता है जो काम करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, फिर उसमें उसकी हेल्प करता है, फिर वो आगे से आगे प्रोसेस फिर सेव होती जाती है, काम होता जाता है, लेकिन स्वतः उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। यानी कि टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स देमसेल्फ बट असिस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, सर्विस आर क्रिएटेड इन दिस सेक्टर, वो इसमें आ जाता है, मतलब इसके अंदर सेवाओं का सृजन किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी किसे कहते हैं, हालांकि फुल फॉर्म अपन देखी थी। तो तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है ना। द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, और इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर, वो इसमें कहलाता है जीडीपी। तो ये जीडीपी की फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो भी आप ये फुल फॉर्म या फिर ऐसा मान लो डेफिनेशन भी डाल सकते हो। भारत में वर्तमान में अगर आपसे पूछे, प्रेजेंट में अगर पूछे, तो रोजगार की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र, इसमें अच्छा खासा रोजगार है। प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी एरिया, या वो की बजाय प्राइमरी सेक्टर बोल देना, ठीक है ना। प्राइमरी जो सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट। ठीक है, फिर है ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है, कोई एक उदाहरण। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, मतलब कि हाउ कैन वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बी प्रोटेक्टेड इन रूरल एरियाज, गिव एनी वन एग्जांपल। तो ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण हेतु विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए और उन्हें सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए।
To protect the workers in rural areas, various small and cottage industries should be developed and they should be protected by the government. बिल्कुल करना चाहिए, सरकार को भी ऐसे खूब सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के जो लेबर है, श्रमिक है, उनको संरक्षण देने हैं। तो विभिन्न प्रकार के लघु और कुटीर उद्योग, छोटे जो उद्योग होते हैं भाई, जैसे जो घर में रह के लोग बाग काम करते हैं ना, वो चाहे वो कैसा भी काम हो, किसी भी सेक्टर में हो, वो अगर मिल जाता है तो काफ़ी उन श्रमिकों को या फिर वहाँ के काम करने वाले लोगों को थोड़ा रोजगार मिलेगा और वो अपना जीवन जी सकेंगे। और फिर है कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के कोई दो महत्व बताओ। मेंशन इट टू इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी देश में जो सार्वजनिक सेक्टर होता है भाई, सार्वजनिक का मतलब है जो सबके लिए काम करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करे, तो उसका कोई महत्व बताओ दो। तो सार्वजनिक क्षेत्र देश में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और मतलब पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज इन द कंट्री। सेकंड, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश से तीव्र गति से पूंजी निर्माण संभव हो पाता है, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण, ये तो क्या क्वेश्चन आ गया भाई यहाँ पर, है ना, ये अलग क्वेश्चन है। ये देखो, ये अलग क्वेश्चन आपका यहाँ पर, सार्वजनिक क्षेत्र, ये वाला क्वेश्चन अलग है यहाँ से, ठीक है। तो पहले समझिए, ये दो अपने महत्व बता दिए हैं, वो क्वेश्चन पूरा हो गया है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र क्या योगदान है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में देश के आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो ये आधारभूत सुविधाएं कौन सी, जैसे कि सड़कें हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूलें हैं, है ना, स्वास्थ्य वगैरह के बारे में। और सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश से तीव्र गति से पूंजी निर्माण भी संभव हो पाता है, बिल्कुल, क्योंकि इनके पास पूंजी पैसा अच्छा खासा होता है, ठीक है, वो सब। खैर, दूसरा हो गया अपना यहाँ से क्वेश्चन, ये एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विथ एग्जाम्पल। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट, अब आपको पता भी चल जाएगा। वो एक पब्लिक सेक्टर है, अब अपन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ ले रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के निजी क्षेत्र में अंतर ये है, यहाँ से शुरू करना, कि सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है। भाई, सरकार ही काम करेगी पब्लिक वेलफेयर का, तो गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट की गारंटी होती है, जो सड़कें बनवाएगी, स्कूलें खुलवाएगी, हॉस्पिटल खुलवाएगी, लोगों को खूब सारे, आपने देखा होगा अभी जो योजनाएं भी ऐसी ऐसी चल रही है हमारे स्कीम्स, जिसमें हम फ्री इलाज करा सकते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट की ही स्कीम्स है, ठीक है, तथा जिनका संचालन सरकार द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि भारतीय रेल समझ लो, इंडियन रेल जो है उसका संचालन भारतीय सरकार करती है, ठीक है ना, वो सार्वजनिक है, उसमें अपन में सफर करना तो अपना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, बाकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। दूसरी तरफ अगर निजी क्षेत्र की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो इसका तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिन पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है, प्राइवेट लोगों जैसे कि, और निजी क्षेत्र द्वारा संचालन किया जाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, आज रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री, तो पूरे देश में आपको पता है कितना काम कर रही है, चाहे जियो का हो चाहे किसी का भी, हर सेक्टर में काम कर रही है। तो ये क्या है, एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है ना। यानी कि ये मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आंसर, पब्लिक सेक्टर मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर owned by the government and which are operated by the government, दोनों काम गवर्नमेंट का होता है, लाइक इंडियन रेलवे। वहीं पर ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर की मैं अगर बात करूं, तो प्राइवेट सेक्टर मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर owned by private people and operated by private people, प्राइवेट सेक्टर, ये इस लाइक एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री। तो मतलब ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे, वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब मैंने आज का लास्ट क्वेश्चन लिया आपके लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बताओ। यानी कि फाइनल आइटम्स नहीं लिखना, आपको फाइनल गुड्स कर लेना भाई इसको, है ना, फाइनल गुड्स, है ना, फाइनल गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, इनमें क्या फर्क है। तो देखो, पहली बात अपन करते हैं कि अंतिम वस्तुएं क्या होती है। वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है अंतिम वस्तुएं कहलाती है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में शामिल किया जाता है। उदाहरण, बिस्कुट, ब्रेड, रेडीमेड कपड़े। देखो मैं एक बात बताता हूं, बिस्कुट का एग्जाम्पल से आप सबको समझ में आ जाएगा आपके। बिस्कुट का मतलब है, बिस्कुट ऐसे नहीं बनता, उसके लिए सबसे पहले गेहूं खरीदने पड़ते हैं, फिर गेहूं से आटा बनाया जाता है, आटा से वो फिर रेडी तैयार होकर फैक्ट्री तक पहुंचता है और फैक्ट्रियों में फिर बिस्किट बनते हैं और फिर बिस्किट पैक होते हैं, पूरा उसका डिब्बा बंद, जो भी बॉक्स बंद होके, फिर जो तैयार माल होती है वो किया जाता है ना बिस्किट, वो बिस्कुट कहलाएगा। बाकी बिस्कुट से पहले वाला पूरा कच्चा माल रॉ मटेरियल कहलाता है। तो ध्यान रखें, रॉ मटेरियल को हमारी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, तैयार माल को हमारी जीडीपी में शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। मतलब बिस्कुट कितने रुपए में बिका,
1 क्विंटल गेहूं में, मतलब 100 किलो, 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो गेहूं हो गए, 100 किलो गेहूं में कितना आटा बना, कितने आटे से कितने बिस्कुट बने और कितनी आमदनी हुई प्रॉपर वे में, वो फिर हमारे जीडीपी में ऐड होता है। तो ध्यान रखें, वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है अंतिम वस्तुएं कहलाती है। मतलब बिस्कुट का पूरा पैकेट हमारे पास पहुंचा, वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है, तैयार माल, ठीक है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शामिल किया जाता है, यानी कि दोज गुड्स विच रीच द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स और द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। एग्जाम्पल बिस्कुट्स, ब्रेड, रेडीमेड क्लॉथ्स एक्सेट्रा, ये सब तैयार माल। रेडीमेड कपड़े जो होते हैं, सबसे पहले आपको पता है धागे होते हैं, धागों से कपड़ा बनता है, लेकिन वो मिल जो होती है, फैक्ट्री जहाँ होती है, उसमें कपड़े बनाए जाते हैं। रेडीमेड होने के बाद में तैयार जो, वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है, ठीक है। एक होता है मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें क्या है, ऐसी वस्तुएं जो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। मतलब अंतिम वस्तुएं वो तथा सेवाओं, टर्सरी सेक्टर जो है, उनके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य से पहले, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में पहले से ही शामिल होता है, अतः इसे सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता। उदाहरण गेहूं, आप गेहूं लेके आए, ठीक है। अब गेहूं की रेट जो भी थी, भाई बिस्किट अगले ने, सपोज मैं कह दूं 10 रुपए का बिस्कुट बेचा अगर उसने, तो उसने दुकान वाले ने या फैक्ट्री वाले ने बिस्कुट बेचा एक पॉकेट 10 रुपए का, तो इसमें गेहूं की रेट ऑलरेडी मिक्स है। भाई 10 रुपए वो अगर कुछ प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो फिर खाएगा क्या, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर 10 रुपए में गेहूं की रेट भी ऐड है, जहां से किसान से उसने गेहूं खरीदे थे, फिर आटा पिसाया था उसके भी रेट इसमें इंक्लूड है, फिर मशीन में तैयार हुआ था बिस्कुट, उसकी भी इसमें चीनी वीनी जो भी मिली थी वो उसकी भी रेट में इंक्लूड है, उसके बाद में चारों तरफ पन्नी में जो पैक हुआ है उसकी भी रेट इंक्लूड है। इसमें सब मध्यवर्ती गुड्स के अंदर क्या होता है, इसमें ऑलरेडी उसकी रेट फिक्स में ऐड होती है। इसीलिए एमसीक्यूज तैयार हो जाता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में पहले से ही शामिल रहता है, अतः इसे जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण गेहूं हो गया, कपास है, कपड़े हो जाते हैं, सिले हुए कपड़े, ठीक है, ये सब ध्यान रखना अपन को। वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। सच गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स, हेंस इट इज नॉट एडेड टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एग्जाम्पल व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, स्टिच क्लॉथ हो गए। तो ये छोटा सा एक सेक्शन रखा है मैंने आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिलेक्टेड था। एक से बड़े एक क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखे और इनको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो मेरे हिसाब से तो लगभग पेपर जो है आपका इसमें से बन जाएगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सेक्शन आपके पार्ट आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना होगा चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर क्या है, 2 है। और नेक्स्ट आएगा चैप्टर 3। सभी चैप्टर मैंने अलग अलग बनाए, इसलिए बनाए अलग अलग बनाए हैं ताकि आप लोग जो क्या है कि याद करने में आसानी रहे। एक साथ बनाने का मन था लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता। चैप्टर 3 मेरे हिसाब से इससे भी इजी होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन चैप्टर 3 के साथ में। जब तक आप ये 1 कल अपलोड हो गया था, 2 भी हो गया, 3 में भी आपको मिल जाएगा, याद करते रहना, ठीक है। ओके।